तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में इसका मतलब होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। ये चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। इससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। दीप्तमान वस्तु मतलब जिससे प्रकाश निकलती है, जैसे बल्ब हो गया, ये दीप्तमान वस्तु में आ जाएगा। जिससे प्रकाश निकलता हो वो दीप्तमान वस्तु है। तो प्रकाश का डिफिनेशन क्या हुआ? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है। देखते हैं डिफिनेशन है, प्रकाश एक प्रकार की विद्युतीय चुम्बकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होता है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होता है। ये एक तरंग के रूप में है, विद्युतीय चुम्बकीय तरंग जिसका तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर, मतलब देखने जितना हमारे देखने की सीमा है उसके भीतर होता है, तभी तो प्रकाश हम लोग को दिख पाता है। तो इसका दृश्य सीमा का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? तो प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग समझें कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तु से निकलती है। प्रकाश एक प्रकार की विद्युतीय चुम्बकीय तरंग है। बोले तो यह एक तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य दृश्य सीमा के भीतर होता है, और दृश्य सीमा के भीतर होने के कारण हम लोग को प्रकाश दिखाई पड़ता है। और कि इसका दृश्य सीमा का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होता है। तो अभी हम प्रकाश का डिफिनेशन पढ़ लिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश की विशेषता। इसकी क्या विशेषता है? अब प्रकाश का डिफिनेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की विशेषता। तो प्रकाश की विशेषता क्या है? तो सबसे पहले है प्रकाश की विशेषता में, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसे ऋजु रैखिक संचरण सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश आप लोग देखे होंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसे ऋजु रैखिक संचरण सिद्धांत कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में तो गमन करी, मगर उसे हम क्या कहेंगे? ऋजु रैखिक संचरण सिद्धांत कहेंगे। ठीक, तो प्रकाश की यह विशेषता, सबसे पहली विशेषता क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है जिसे ऋजु रैखिक संचरण सिद्धांत कहते हैं। हाँ, तो पहला विशेषता प्रकाश की विशेषता पहला खत्म। तो अब दूसरा में, प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात मतलब आप लोग क्या समझते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होते हैं। तो निर्वात अभी हम समझाने वाले, निर्वात का एक हम एग्जाम्पल देके समझाते हैं। निर्वात किसे कहते हैं? मान लीजिए कि एक रूम है, ठीक, उस रूम में एयर होगा, वो रूम को पूरा पैक कर दीजिए। ठीक, रूम को पूरा पैक कर दिए, उसके बाद एयर, जिसमें वो एयर था वो सब एयर निकाल दीजिए। रूम का एकदम जितना भी एयर था रूम में सब निकाल दीजिए। फिर उसके बाद उसमें क्या बचेगा? एयर निकाल दिए, सब एयर निकाल दिए, कुछ भी अंश नहीं है, तो उसमें बचेगा, वह बनेगा निर्वात। बोले तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। इसकी वैक्यूम बोले तो निर्वात में वैक्यूम इसे कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है निर्वात में चाल प्रकाश की। ठीक, तो अभी हम 1-2 विशेषता प्रकाश की पढ़ चुके हैं। अब हम प्रकाश की विशेषता तीसरा नंबर पढ़ेंगे। तो प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में गमन करती है जिसे फोटॉन कहते हैं। देखिए, प्रकाश जो है छोटे छोटे एकदम छोटे होते हैं ना, वो पैकेटों या बंडलों, पैकेटों मतलब पैकेट या बंडल बोले तो एक बंडल में गड्डी, जैसे पैकेटों या बंडलों के रूप में गमन करती है जिसे फोटॉन कहते हैं। फोटॉन या प्रोटॉन कुछ भी कहिए, दोनों का बात बराबर है। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में गमन करती है जिसे फोटॉन कहते हैं। फोटॉन या प्रोटॉन कहिए, बात बराबर है। अब इसी प्रकाश की विशेषता में हम पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर तीनों समझ गए हैं। अब हम आगे समझते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है।
हाँ, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, बोले तो एक एनर्जी है प्रकाश, एनर्जी है एक प्रकाश, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए जैसे प्रकाश आती है हमारे घर में, जब प्रकाश होती है तो एक एनर्जी, ऊर्जा का एक स्रोत है प्रकाश। पिछले में हम पढ़ चुके थे प्रकाश का 4 विशेषता, अब प्रकाश की कुछ 3 विशेषता और है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो प्रकाश के गमन करने के लिए कोई द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। प्रकाश के गमन करने के लिए कोई द्रव्यमात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब कि प्रकाश जब गमन करेगा, जैसे प्रकाश गमन करना मतलब प्रकाश जाता है, तो उसको गमन करने के लिए कोई माध्यम नहीं। माध्यम बोले तो माध्यम क्या क्या होता है? हवा, हवा होता है, ठोस द्रव गैस, हवा, पानी और ठोस माने तो कुछ भी, इसका माध्यम करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं। प्रकाश देखिए, प्रकाश द्रव्यात्मक माध्यम मतलब कोई विशेष प्रकार का माध्यम, उसका कोई माध्यम का जरूरत नहीं होता है प्रकाश का गमन करने के लिए, अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखिए हम सब पिछले विशेषता में प्रकाश की डिफिनेशन में ही हम पढ़े थे कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, बोले तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो निर्वात में भी गमन कर सकती है। निर्वात मतलब कोई माध्यम नहीं, हम उसका एक उदाहरण भी दिए थे। अब हम ये 5वां विशेषता आप लोग को पता ही चल गया होगा कि क्या है, एक बार और फिर से हम बता देते हैं। प्रकाश के गमन करने के लिए, बोले तो प्रकाश के गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम नहीं, और अर्थात प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकती है। ठीक, अब हम 5वां, अब 6ठा पढ़ेंगे। प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, अतः प्रकाश किसी माध्यम में तरंग के रूप में गमन करता है। अतः प्रकाश किसी माध्यम में तरंग के रूप में गमन करता है। किसी भी माध्यम में प्रकाश तरंग के रूप में गमन करता है। तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, परंतु प्रकाश का तरंग दैर्घ्य काफ़ी कम होने के कारण, इसके कारण ऐसा माना जाता है कि प्रकाश एक सरल रेखीय पथ पर गमन करता है। तो ये विशेषता को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि सबसे मेन विशेषता में यही माना जाता है। क्योंकि देखिए अभी हम समझाए होंगे तो कुछ कुछ ऐसा वर्ड होगा जैसे अनुप्रस्थ हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, काफ़ी कम, ये सब आपको नहीं समझ में आया होगा, तो इसका एक हम उदाहरण दे के समझाएंगे अभी ही बस। तो अभी हम ये तो आप समझ गए होंगे, मगर ये नहीं समझे होंगे। इसको समझाने के लिए हम बहुत अच्छा अत्यधिक प्रयास करेंगे कि आप लोग समझ जाए। तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह एक तरंग है, अतः प्रकाश किसी भी माध्यम में तरंग के रूप में गमन कर सकती है, गमन कर सकती है किसी भी माध्यम में। ठीक, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। प्रकाश एक तरंग है जो किसी भी माध्यम में गमन कर सकती है। तो यहाँ से आप समझें कि तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। तो अभी हम अनुप्रस्थ प्रकृति क्या है ये अभी हम अनुप्रस्थ प्रकृति मतलब जस्ट लाइक ए वेव, क्या समझे? एकदम वेव जैसे है ना, ऐसे से जैसे वेव हुआ, एक वेव होता है एकदम ऐसे से, कोई भी चीज़ गमन करता है एक वेव। अनुप्रस्थ समझ गए क्या? एक वेव है, देखिए वेव है ना, एक वेव है। प्रकाश यहाँ से गया ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए, मगर ये नहीं है। अभी हम और आगे देखिए, समझिए, फिर से समझिए। अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है, परंतु प्रकाश का तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होने के कारण ऐसा मान लिया गया है कि प्रकाश एक सरल रेखा पथ पर गमन करता है। ठीक, क्या उसमें कहा कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होने के कारण, अनुप्रस्थ प्रकृति मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होने के कारण, तरंगदैर्घ्य मतलब काफ़ी कम है तो एकदम ऐसे से जाएगा, एकदम ऐसे से एकदम बहुत पास से इसका तरंगदैर्घ्य जाएगा, बहुत पास से, एकदम और पास से प्रकाश गया, एकदम तरंगदैर्घ्य पूरा सट के जा रहा है, एकदम बहुत पास से जा रहा है, एकदम बहुत पास से। तो ऐसा मान लिया गया है, ठीक, ऐसा मान लिया गया है, काफ़ी कम है, एकदम काफ़ी कम। अनुप्रस्थ मतलब एक वेव जो काफ़ी कम है, ऐसा मान लिया गया है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। मतलब जैसे कोई लाइट मारे तो प्रकाश सीधी रेखा में गया, मगर कैसा गया? अनुप्रस्थ प्रकृति का है और ऐसे से वेव में जा रहा है, और वेव अनुप्रस्थ प्रकाश का तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम है, इसके कारण मान लिया गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रहा है। ठीक, ये अभी समझ गए, फिर ये समझेंगे।
7वां नंबर, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जैसे प्रवेश करता है एक माध्यम से, जैसे अभी एयर है यहाँ पे, तो एयर से प्रकाश वाटर में गया, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया मतलब गया, तब तब तरंग की आकृति नहीं बदलती है, जबकि उसका वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, ठीक। इससे भी हम समझेंगे अच्छे से क्या है, ठीक। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो तरंग की आकृति नहीं बदलती है, जबकि उसका वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, ठीक। क्या भी बोले थे, जब प्रकाश एक माध्यम से, जैसे एयर, हवा एक माध्यम है, हवा से गया वाटर में, ठीक, माध्यम में दोनों, एक हवा माध्यम है, वाटर माध्यम है, तो इससे अगर हम प्रकाश को भेजें, ये प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, सूरज है, बल्ब है, कुछ भी मान लीजिए, प्रकाश से यहाँ निकल रहा है, पहले एयर में गया, एयर से वाटर में गया, ठीक, एयर से वाटर में गया, तो इसमें, ठीक, यह माध्यम में परिवर्तन हुआ, एयर से वाटर में गया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की आकृति नहीं बदलती है, प्रवेश करती है तब तरंग की आकृति नहीं बदलती है, तरंग बोले तो ऐसा तरंग था अनुप्रस्थ प्रकृति का, एक जस्ट लाइक ए वेव, है ना, वेव ऐसे करके गया था, अनुप्रस्थ प्रकृति का था, उसका तरंग दैर्घ्य नहीं बदला, मगर क्या बदल जाता है, जबकि उसका वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है, वेग समझते हैं, वेग तथा तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। वेग मतलब समझ जाइए कि एक वजन नहीं, हाँ समझ सकते हैं, वेग और तरंग दैर्घ्य हम पिछले शायद पीछे बताए थे कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होता है, मतलब उसका स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक। तो ये बदल जाता है, बोले तो स्पीड बदल सकता है, और इसका जो वजन होता है ये बदल जाता है, ठीक ना। हाँ, तो पहले प्रकाश की 7 गो विशेषता पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे प्रकाश की प्रकृति, बोले तो नेचर ऑफ लाइट, इसका प्रकृति क्या होता है, ठीक। तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले बोले तो सर्वप्रथम होता है, सबसे पहले देकार्ते ने 1637 ईस्वी में बताए थे, ठीक। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सर्वप्रथम देकार्ते 1637 में बताए थे, ठीक, समझ गए। सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति के बारे में देकार्ते ने बताए थे। उसके बाद प्रकाश की प्रकृति के संबंध में वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए जो निम्न हैं, ठीक। पहले सर्वप्रथम देकार्ते ने बताया 1637 ईस्वी में, और कई अनेक वैज्ञानिक थे जो प्रकाश के संबंध में वैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत की। जैसे सबसे पहला सिद्धांत है प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत, ये 1660 में दिए थे न्यूटन ने। ये देखिए प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत, यह सिद्धांत न्यूटन दिए थे। इसके अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, ठीक। अलग अलग वैज्ञानिक में एक वैज्ञानिक न्यूटन भी हैं। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, इसके अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है, ठीक। पहला पढ़ लिए थे प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत, अब पढ़ेंगे प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक। कर्णिका सिद्धांत पढ़ें, अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत। प्रकाश का कर्णिका सिद्धांत कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक। अब प्रकाश का तरंग सिद्धांत, ठीक, यह 1678 75 76 77 78 हाँ 1678 ईस्वी का बात है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत का यह सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था, ठीक। यह सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। इसके अनुसार प्रकाश तरंग से मिलकर बना होता है। तो दूसरा में क्या है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत कितना ईस्वी में दिया था? 1678 ईस्वी में। यह सिद्धांत हाइगेंस ने दिए थे। इसके अनुसार प्रकाश तरंग से मिलकर बना होता है, ठीक। समझ गए होंगे। ये सर्वप्रथम हाइगेंस ने दिए था और कितने ईस्वी में दिया था? 1678 ईस्वी में। इसके अनुसार प्रकाश तरंग बोले तो ऐसे तरंग था ना,
तरंग, तरंग के रूप में होता है, छोटे छोटे तरंग के रूप में होता है प्रकाश। ठीक, आप ये भी समझ गए प्रकाश का कणिका सिद्धांत में क्या था। यह प्रकाश का कणिका सिद्धांत में क्या था, एक बार रिवाइज, क्या था प्रकाश का कणिका सिद्धांत में क्या था। यह सिद्धांत न्यूटन ने दिए थे। ठीक, और इसके अनुसार प्रकाश कणों से मिलकर बना होता है। और यह है प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो हाइगेंस ने दिए हैं, और इसके अनुसार प्रकाश तरंग से मिलकर बना है। ठीक, तो दोनों सिद्धांत में अंतर तो है ही। अब तीसरा सिद्धांत क्या है, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। देखो, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जेम्स क्लार्क मैक्स प्लांक। देखिए इतना लंबा नाम है, तो देखिए इतना लंबा नाम याद मत करिए। देखिए हम हाईलाइट भी किए हैं, मैक्स प्लांक, मैक्स बेल नहीं, मैक्स बेल है। मैक्स बेल ने दिया था प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। कौन दिया था, मैक्स बेल ने दिया था ने केवल ये देखिए, ये तो देने के साथ साथ ये केवल गणितीय सूत्र की सहायता से बताए थे कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। मैक्स बेल ने केवल गणितीय सूत्र के माध्यम से बताए थे कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह सिद्धांत प्रकाश का विद्युतीय चुंबकीय सिद्धांत नाम से विख्यात हुआ। यहाँ से यहाँ तक समझे में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा मेरे अनुसार। एक बार फिर से समझ जाते हैं। यह सिद्धांत कौन दिए थे, मैक्स बेल ने दिए थे। ठीक, यह केवल सिद्धांत देने के साथ साथ इसे गणितीय सूत्र के माध्यम से बताए थे भी कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, या यह सिद्धांत प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का नाम से विख्यात हुआ। बोले तो फेमस हो गया, क्या से, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत से फेमस हो गया, नाम से विख्यात हो गया इसका सिद्धांत। ठीक, तो तीसरा नंबर समझ गए। अब चौथा नंबर में समझते हैं क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत, यह सिद्धांत 1900 ईस्वी का बात है, मैक्स प्लांक ने यह क्वांटम सिद्धांत दिए थे। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिए थे। अरे हाँ, मैक्स प्लांक ने दिए थे। ठीक, अब समझिए ये सिद्धांत क्या कह रहा है। मैक्स प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया। बोले तो इन्होंने ही दिया। इनके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के फोटोन कहा जाता है। ठीक, इसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों, अच्छा हाँ, आप यह क्वांटम सिद्धांत इससे समझ जाइए, क्योंकि मेरा जो कॉपी था उसमें हल्का सा गलत हो गया था लिखने में, कुछ मुझे से भूल हो गई थी लिखने में। इससे समझ जाइए क्वांटम सिद्धांत। यह सिद्धांत 1900 ईस्वी में दिए थे। ठीक, कौन दिए थे, मैक्स प्लांक ने दिए थे। मैक्स प्लांक ने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, बोले तो दिए। ठीक, इसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स के रूप में होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स, पहले हम विशेषता में पढ़ाए थे, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बैंडों के रूप में गमन करते। ठीक, तो छोटे छोटे, इसके यह सिद्धांत के अनुसार छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं। इन पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं। ठीक, यही पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं। और आइंस्टीन ने ऊर्जा के इस पैकेट्स को फोटॉन कहा। ठीक, फिर से समझिए। ठीक, क्वांटम सिद्धांत 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने दिए थे। मैक्स प्लांक ने प्रकाश क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया, बोले तो 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक दिए थे। इसके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं। प्रकाश छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होते हैं। इन पैकेट्स को क्वांटम कहते हैं। आइंस्टाइन ने ऊर्जा के इन पैकेट्स को फोटॉन कहा। ठीक, समझ लीजिए, और थोड़ा सा और समझ लीजिए कि वर्तमान, अभी बोले तो अभी, वर्तमान बोले तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। ठीक, यह वर्तमान में प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति से प्रचलित है। यह जो प्रकृति है दोहरी प्रकृति से प्रचलित है, फेमस है, दोहरी प्रकृति से फेमस है। ठीक,